हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 28 और 29 मई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक है विकसित कृषि संकल्प अभियान। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ये अभियान है। ठीक है, तो भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के सहयोग से इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, और ये केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर प्रारंभ किया गया है। 29 मई को पूरी ओडिशा से अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो 29 मई को ओडिशा के पुरी से। ठीक है, पूरी ओडिशा से 29 मई को इस अभियान की शुरुआत की जाएगी और 29 मई से 12 जून तक ये अभियान 15 दिन तक चलाया जाएगा। ठीक है, विकसित कृषि संकल्प अभियान है वो 29 मई से 12 जून तक चलाया जाएगा, 15 दिवसीय अभियान है। ठीक है, तो 29 मई से 12 जून तक 700 से अधिक जिलों में इसको आयोजित किया जाएगा इस अभियान को। और इसका उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्र विशेष के लिए खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों से संबंधित आधुनिक तकनीकों के बारे में किसानों को जागरूक करना और किसानों के लिए उपयोगी सरकारी योजनाओं नीतियों के बारे में जागरूक करना, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड में सुझाई गई विभिन्न फसलों के चयन तथा संतुलित खादों के प्रयोग के लिए जागरूक एवं शिक्षित करना व किसानों से फीडबैक प्राप्त करना ताकि उनके द्वारा किए गए नवाचार के बारे में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त कर अनुसंधान की दिशा का निर्धारण किया जा सके। तो ये इसके उद्देश्य हैं। और इस अभियान का लक्ष्य क्या है? तो विभिन्न राज्यों में लगभग 1.5 करोड़ किसानों तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंचना व सीधे संवाद करना। ठीक है, तो भारत के जो अलग अलग राज्य हैं उनमें लगभग 1.5 करोड़ किसानों तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंचना और उनसे संवाद करना, बातचीत करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लैब टू लैंड के विजन को धरातल पर उतारना। ठीक है, तो लैब से लैंड तक, लैब टू लैंड, तो इस विजन को धरातल पर उतारना। और अभियान के दौरान शिवराज सिंह चौहान लगभग 20 राज्यों में प्रवास करेंगे और किसानों व वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन करने के साथ ही उनसे सीधा संवाद करेंगे। वैज्ञानिकों की टीम है वो गाँव में जाकर किसानों से संवाद करेगी। और अभियान में देश भर के सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्र, कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं पूरे देश में? 731। तो वे सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों, ICAR के सभी 113 संस्थानों, राज्य स्तरीय विभागों एवं कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही प्रगतिशील किसान व कृषि से जुड़े अन्य लोग भी इसमें शामिल होंगे। तो ये था विकसित कृषि संकल्प अभियान। अगला है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का FDI इनफ्लो। तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कितनी FDI आई है? ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उसके बारे में देखते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ये प्रोविजनल है। ठीक है, अंतिम आंकड़े नहीं है, प्रोविजनल है। तो वित्त वर्ष 2024-25 में 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI इनफ्लो है। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 में ये 71.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 14% की वृद्धि है। तो कितना है 24-25 में? 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और ये वर्ष 2023-24 से 14% की वृद्धि है। वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आकर्षित करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा FDI आया है वो सर्विस सेक्टर में आया है 19%। दूसरे नंबर पर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इसमें 16% FDI आया है। और तीसरे नंबर पर है ट्रेडिंग या व्यापार, इसमें 8% FDI आया है। ठीक है, और सर्विसेज सेक्टर में FDI बीते वर्ष के 6.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 40.77% बढ़कर 9.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है, तो सर्विसेज सेक्टर में कितना आया है? 9.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो जो सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है वो राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल FDI का 39% महाराष्ट्र में आया है। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, तो कर्नाटक में 13% FDI आया है। और तीसरे नंबर पर है दिल्ली, तो दिल्ली में टोटल FDI का 12% आया है। और वित्त वर्ष 2024-25 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के शीर्ष स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक है, कहाँ कहाँ से FDI आया है सर्वाधिक? ठीक है, तो सबसे ज्यादा सिंगापुर से आया 30%। ठीक है, दूसरे नंबर पर आया मॉरिशस से 17% और तीसरे नंबर पर आया है संयुक्त राज्य अमेरिका से 11%। तो शीर्ष 3 स्रोत हैं सिंगापुर, मॉरिशस और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है अपना DigiPin जाने और अपना पिन कोड जाने पोर्टल।
ठीक है, तो ये दो पोर्टल हैं, अपना डीजीपी जाने और अपना पिन कोड जाने पोर्टल। ठीक है, तो ये दोनों पोर्टल हैं वो भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये दोनों पोर्टल हैं, इनको भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है और राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के अनुरूप इन पोर्टलों को प्रारंभ किया गया है। अपना डीजीपिन जाने पोर्टल है, उसके बारे में देखते हैं। तो डीजीपिन होता क्या है? डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है डीजीपिन। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स इंटर ऑपरेबल जियो कोडेड ग्रिड आधारित डिजिटल एड्रेस सिस्टम है जिसे डाक विभाग ने आईआईटी हैदराबाद और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एनआरएससी इसरो के सहयोग से विकसित किया है। तो डीजीपिन को है वो आईआईटी हैदराबाद और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के सहयोग से डाक विभाग द्वारा विकसित किया गया है। ये डाक विभाग के एड्रेस एज ए सर्विस पेश करने की कल्पना का आधार है। ठीक है, तो डाक विभाग ने जो एड्रेस एज ए सर्विस सुविधा शुरू की है तो उसका आधार ये डीजीपिन ही है। इस पोर्टल के माध्यम से सटीक भौगोलिक स्थान के आधार पर उनका डीजीपिन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और संबंधित डीजीपिन प्राप्त करने के लिए अक्षांश और देशांतर निर्देशांक और इसके विपरीत का तालमेल बनाना पड़ता है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर निर्देशांक और देशांतर और अक्षांश निर्देशांक इनका तालमेल बनाना पड़ता है। ठीक है, यह पहल लोकेशन मैपिंग को सरल बनाती है, लॉजिस्टिक और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बढ़ाती है और अंतिम मील तक डिलीवरी सुनिश्चित करती है, खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में। नेक्स्ट है अपना पिन कोड जाने वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये दूसरा पोर्टल है अपना पिन कोड जाने। तो ये 6 अंकों की जो पिन कोड प्रणाली है उसको डाक विभाग द्वारा 1972 में प्रारंभ किया गया था और इसकी भौगोलिक सटीकता को आधुनिक बनाने और परिष्कृत करने की आवश्यकता को पहचानते हुए विभाग ने देश की सभी पिन कोड सीमाओं को भौगोलिक संदर्भ देने के लिए सभी डाक क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय जियो फेंसिंग अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, तो उसके आधार पर इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र QTRC। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो 27 मई 2025 को दिल्ली के मेटकाफ हाउस में रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो कहाँ किया गया है? दिल्ली के मेटकाफ हाउस में किया गया इसका उद्घाटन 27 मई को। ठीक है, और इसको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य सामरिक और रक्षा एप्लीकेशंस के लिए स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को और मजबूत करना है। इस केंद्र की प्रमुख क्षमताओं में वर्टिकल कैविटी सरफेस एमिटिंग लेजर और डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेजर का कैरेक्टराइजेशन, सिंगल फोटोन स्रोतों के मूल्यांकन के लिए टेस्ट बेड, माइक्रो फैब्रिकेटेड अल्कली वेपर सेल के कैरेक्टराइजेशन के लिए सेटअप और क्वांटम कुंजी वितरण तकनीकों को विकसित करने और मान्य करने के लिए प्रायोगिक प्लेटफॉर्म इसमें शामिल है। ठीक है, तो क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र है वो दिल्ली के मेटकाफ हाउस में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी के नेतृत्व में QTRC है वो आधारभूत प्रौद्योगिकियों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स, निषेधित वातावरण में अत्यधिक सटीक समय निर्धारण के लिए कोहेरेंट पॉपुलेशन ट्रैपिंग पर आधारित एक अल्ट्रा स्मॉल एटॉमिक क्लॉक, अति संवेदनशील चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए ऑप्टिकली पंप्ड मैग्नेटोमेट्री का उपयोग करने वाला एक एटॉमिक मैग्नेटोमीटर तथा अत्याधुनिक सॉलिड स्टेट क्वांटम उपकरण और सामग्री शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में पहली बार 2 पोटास ब्लॉकों की नीलामी की गई है। ठीक है, तो पहली बार पोटास ब्लॉक है उनकी नीलामी की गई है। भारत में पोटास का उत्पादन नहीं होता था, पोटास आयातित किया जाता है भारत में। ठीक है, तो कहाँ पर की गई है इन 2 पोटास ब्लॉकों की नीलामी? तो ये राजस्थान में की गई है। और कौन कौन से हैं वो? पहला है झंडावाली सत्तीपुरा मिश्रित पोटास और हेलाइट ब्लॉक, ये हनुमानगढ़ में है और इसकी बोली है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने जीती है। ठीक है, दूसरा है चोरकियन सत्तीपुरा खुंजा मिश्रित पोटास और हेलाइट ब्लॉक, ये भी हनुमानगढ़ में है और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इसकी नीलामी जीती है। ठीक है, तो ये भारत में पहली बार पोटास ब्लॉकों की नीलामी की गई है। तो पोटास है उसका उपयोग एक उर्वरक के रूप में खेती में होता है। ठीक है, और भारत अभी तक इसको इंपोर्ट करता है, तो इससे भारत की जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी और किसानों को उचित मूल्य पर ये पोटास उर्वरक मिलने लगेगा। ठीक है, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी क्योंकि उनका खर्चा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है
22वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025। तो 6 पुरस्कार श्रेणियों में 19 परियोजनाओं पहलों का चयन किया गया है। ठीक है, टोटल 6 पुरस्कार की कैटेगरियां हैं, उसमें 19 इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को ये पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, इसमें 10 स्वर्ण, 6 रजत और 3 जूरी पुरस्कार शामिल हैं। अब जो गोल्ड अवार्ड है, जो स्वर्ण पुरस्कार है, वो किन किन को दिए गए हैं? पहला है खनन टेनमेंट प्रणाली, ये भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय भारत सरकार का है, उसको दिया गया है। दूसरा है बहु खतरा पूर्व चेतावनी निर्णय सहायता प्रणाली, ये भारत मौसम विज्ञान विभाग को दिया गया है। तीसरा है संपत्ति और दस्तावेजों का स्टाम्प और प्रबंधन आवेदन 2.0, ये मध्य प्रदेश सरकार का एक वाणिज्यिक कर विभाग का इनिशिएटिव है, तो उसको दिया गया है। ठीक है, चौथा है परियोजना निगरानी प्रणाली और जल गुणवत्ता निगरानी सूचना प्रणाली, ये राज्य मिशन प्रबंधन इकाई केरल का है, इसको दिया गया है। पांचवा है डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग, तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार का है, उसके डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग को भी स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। छठा है डीजी यात्रा, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय का, ठीक है, तो उसको नागरिक उड्डयन मंत्रालय के डीजी यात्रा को दिया गया छठा। और सातवां है राष्ट्रीय पशु रोग रेफरल विशेषज्ञ प्रणाली, ये पशु रोगों पर डेटा आधारित रोग निगरानी और पूर्वानुमान विश्लेषण को एकीकृत करना, तो ये ICR राष्ट्रीय पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान और रोग सूचना विज्ञान संस्थान को दिया गया है। ठीक है, आठवां है रेलवे प्रणालियों में ITOT सम्मेलन में मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय, साइबर सुरक्षा में सर्वोत्तम ई गवर्नेंस अभ्यास नवाचार, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को दिया गया है। नौवां है डेटा हार्मोनाइजेशन फॉर रिस्क इनसाइट्स एंड सिक्योरिटी थ्रेट इंटेलिजेंस, दृष्टि, ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का है, इसको दिया गया है। और 10वां है क्वांटम सेफ VPN, ये रक्षा मंत्रालय का इनिशिएटिव है, इसको दिया गया है। ठीक है, अब है 6 रजत पुरस्कार। तो व्रत बेंगलुरु महानगर पालिका, इसको दिया गया है संपर्क रहित फेसलेस और ऑनलाइन ई खाता और डिजिटल संपत्ति रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली, व्रत बेंगलुरु महानगर पालिका कर्नाटक सरकार, तो रजत पुरस्कार दिया गया इसको। नेक्स्ट है अमीन प्रबंधन प्रणाली गंगटोक सिक्किम, इसको दिया गया रजत पुरस्कार। तीसरा रजत पुरस्कार है वो रोहिणी ग्राम पंचायत धुले जिला महाराष्ट्र को दिया गया है। और चौथा पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत, ये पश्चिमी त्रिपुरा जिला त्रिपुरा की है। ठीक है, और पांचवा संपूर्ण शिक्षा कवच लातेहार जिला प्रशासन झारखंड को दिया गया है। और छठा राजमार्ग प्रबंधन के लिए ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम, ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दिया गया है। तो ये थे रजत पुरस्कार। अब बच गए 3 जूरी पुरस्कार। तो ये पहला जूरी पुरस्कार है वो सुआकाटी ग्राम पंचायत केंदुझार जिला उड़ीसा को दिया गया है। दूसरा पलसाना ग्राम पंचायत सूरत जिला गुजरात को दिया गया है। तीसरा स्वच्छ भारत सतत विकास के लिए स्मार्ट अपशिष्ट प्रबंधन, ये ललितपुर नगर पालिका परिषद है उत्तर प्रदेश की, उसको दिया गया है। ये थे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025। नेक्स्ट है ई हंसा, तो भारत ने अगली पीढ़ी के 2 सीटों वाले इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान इलेक्ट्रिक हंसा ई हंसा को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका विकास है, ई हंसा का विकास है वो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की बेंगलुरु स्थित नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL द्वारा स्वदेशी रूप से किया जाएगा। ठीक है, और इसकी संभावित लागत है वो लगभग 2 करोड़ रुपए है। ठीक है, विदेशों से जो खरीदते हैं उनसे ये बहुत सस्ता है, लगभग 2 करोड़ रुपए में ये तैयार हो जाएगा। तो ई हंसा है वो बड़े हंसा 3 NG नेक्स्ट जनरेशन हंसा 3 जो नेक्स्ट जनरेशन का विमान है। ठीक है, प्रशिक्षण विमान कार्यक्रम का हिस्सा है जिसे भारत में पायलट प्रशिक्षण के लिए सस्ते और स्वदेशी विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है सबल यार्ड 340, तो ये चट्ठा 25T बोलार्ड पुल टग है। तो ये 27 मई को टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड TRSL कोलकाता में इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, सबल ये चट्ठा 25T बोलार्ड पुल टग है। और टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड TRSL कोलकाता द्वारा 625T BP टग के निर्माण के अनुबंध के अंतर्गत इसको निर्मित किया गया है। टोटल 6 बनाए जाने थे टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा, और इसको स्वदेशी रूप से डिजाइन और भारतीय नौवहन रजिस्टर के प्रासंगिक नौसेना नियमों और विनियमन के अनुसार निर्मित किया गया है। ठीक है, और इसका क्या उपयोग है 25T बोलार्ड पुल टग का?
तो भारतीय नौसेना द्वारा सीमित जल में जहाज से लोगों को चढ़ाने उतारने और युद्धाभ्यास के दौरान नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों की सहायता के लिए काम में लिया जाता है। और सीमित खोज और बचाव अभियान चलाने की क्षमता के साथ ये टग जहाजों को किनारे या लंगर में आग बुझाने में भी सहायता प्रदान करेंगे। तो इसके लिए 6 टग टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता द्वारा बनाए गए हैं। अन्य 5 कौन कौन से हैं? तो पहला था महाबली, दूसरा बाहुबली, तीसरा अश्व, चौथा युवा और 5वां ओजस। ओजस को अप्रैल में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये टोटल 6 हैं। छठा है सबल। नेक्स्ट है पढ़ाई, पढ़ एआई पढ़ाई। ठीक है, तो ये शिक्षा में एआई पर सम्मेलन है और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो 27-28 मई को सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस CPRG द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 27-28 मई को। ठीक है, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस द्वारा पढ़ाई पढ़ एआई। ठीक है, तो ये शिक्षा में एआई पर सम्मेलन है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2025। तो सेवानिवृत्त होने वाले या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने अनुभव को लेख के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक वार्षिक पुरस्कार योजना है। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार ये 2015 में प्रारंभ की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना है वो 2025 के अधिसूचित होने के साथ पहली बार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अलावा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों CPSE और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSB के कर्मचारियों को भी राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए इस योजना में शामिल किया गया। पहली बार CPSE और PSB के कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया गया। इससे पहले केवल केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते थे वो इसमें शामिल थे और अभी CPSE और PSB के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। इसमें 5 अनुभव पुरस्कार और 10 जूरी प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। तो जो 5 अनुभव पुरस्कार विजेता हैं वो कौन कौन हैं? पहले हैं हुक्म सिंह मीणा, ये अपर सचिव हैं भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार में। दूसरी हैं शालिनी कक्कड़, ये CGM है SBI बैंक में। तीसरे हैं M वेंकटेशन, ये OSD हैं राज्य मंत्री PMO में। ठीक है, राज्य मंत्री PMO के जो राज्य मंत्री हैं उसके उनके OSD हैं। चौथे हैं O विरूपाक्षप्पा, ये वरिष्ठ डाकघर अधीक्षक हैं। और छठे हैं साजू PK, ये CRPF हेड कांस्टेबल हैं। इन 5 को अनुभव पुरस्कार प्रदान किया जाएगा 2025 का। नेक्स्ट है बैटरी आधार पहल। बैटरी आधार पहल है वो टाटा एलेक्सी द्वारा वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI इंडिया द्वारा 28 मई को नई दिल्ली में आयोजित बैटरी समिट 2025 में बैटरी आधार प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? टाटा एलेक्सी द्वारा। ठीक है, मुंबई में। तो ये है क्या बैटरी आधार पहल? ये प्रणाली प्रत्येक बैटरी पैक को एक अद्वितीय डिजिटल पहचान पत्र प्रदान करेगी जिससे विनिर्माण मूल्य, बैटरी रसायन विज्ञान, सुरक्षा प्रमाण पत्र और जीवन चक्र प्रदर्शन की ट्रैकिंग सक्षम होगी। ठीक है, तो प्रत्येक बैटरी के लिए एक यूनिक डिजिटल पहचान इसके द्वारा प्रदान की जाएगी और ये टाटा एलेक्सी द्वारा इसका बैटरी आधार प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन अभी किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2025। तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे है वो प्रतिवर्ष 20 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मई को। 20 मई 1875 को पेरिस में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक मीटर कन्वेंशन की वर्षगांठ को चिन्हित करता है और वर्ष 2025 में मीटर कन्वेंशन की 150वीं वर्षगांठ है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2025 मनाया गया। किसके द्वारा? उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा। ठीक है, भारत आधिकारिक तौर पर OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश बन गया है। ठीक है, तो OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश कौन है? भारत। ठीक है, और एक राष्ट्र एक समय पहल, तो ये क्या है? तो भारत सरकार द्वारा ड्राफ्ट भारतीय मानक समय नियम 2025 के तहत इसको प्रारंभ किया गया है। तो भारत सरकार की पहल है और ये व्यापक समय प्रसार परियोजना द ब्रॉडर टाइम डिसेमिनेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसका उद्देश्य 5 क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं के माध्यम से मिलीसेकंड स्तर की सटीकता के साथ भारतीय मानक समय प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स CBI। तो CBI है वो क्या है? तो ये तेलंगाना सरकार द्वारा डेटा आधारित और न्यायसंगत नीति निर्माण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ एक पहल है। ठीक है, कंपोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स।
तेलंगाना योजना एवं विकास सोसाइटी द्वारा राज्य की प्रत्येक उपजाति के लिए कंपोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स का विकास किया जा रहा है। ठीक है, और इस सूचकांक के विकास की देखरेख सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ कार्य समूह द्वारा की जा रही है। राज्य स्तर पर अपनी तरह का पहला प्रयास है जो समुदायों के सापेक्ष पिछड़ेपन का सांख्यिकीय रूप से वस्तुनिष्ठ माप प्रदान करेगा। ये सूचकांक 2024 में किए गए सामाजिक, शैक्षिक, रोजगार, आर्थिक, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण के डेटा का उपयोग करके बनाया जा रहा है। ठीक है, और विभिन्न सामाजिक आर्थिक आयामों के आधार पर उपजातियों की समग्र और श्रेणी विशिष्ट रैंकिंग इसके द्वारा जारी की जाएगी। तो ये तेलंगाना सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा है कंपोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स। नेक्स्ट है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 24वीं बैठक। तो 21 मई को IORA अध्यक्ष श्रीलंका की मेजबानी में वर्चुअली रूप से ये आयोजित की गई। ठीक है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अभी अध्यक्ष कौन है? श्रीलंका। तो उसकी अध्यक्षता में 21 मई को ये वर्चुअली रूप से आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सचिव ईस्ट पी कुमारन द्वारा किया गया। ठीक है, भारत वर्तमान में IORA का उपाध्यक्ष है और ट्रोइका का हिस्सा है, मतलब अगला अध्यक्ष बनने वाला है। ठीक है, और ट्रोइका क्या होती है? इसमें पिछला अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और जो अगला बनने वाला अध्यक्ष है वो शामिल होते हैं। भारत 2025 से 27 के लिए IORA की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। 24वीं COM बैठक में 22 IORA सदस्य राज्यों और IORA के 12 संवाद भागीदारों के मंत्रियों और उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें कोलंबो विज्ञप्ति को अपनाया गया। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA है, वो एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना हिंद महासागर के किनारे स्थित देशों के बीच आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 7 मार्च 1997 को की गई थी। कब की गई थी? 7 मार्च 1997 को। नेक्स्ट है वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर पहल। तो क्या है? तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अपनी MSME और उद्यमी विकास नीति 4.0 2024 से 29 के हिस्से के रूप में इसे प्रारंभ किया गया है। वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर पहल आंध्र प्रदेश सरकार की पहल है। ठीक है, और इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार से एक उद्यमी को प्रोत्साहित करके आंध्र प्रदेश के सभी 1.40 करोड़ परिवारों को सशक्त बनाना है। तो वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर पहल है, वो आंध्र प्रदेश सरकार की पहल है। अगला है 24 घंटे में सबसे ज्यादा जीवन बीमा पॉलिसियां बेचने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये रिकॉर्ड किसने बनाया है? 24 घंटे में सबसे ज्यादा जीवन बीमा पॉलिसियां बेचने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने बनाया है। 24 घंटे में 20 जनवरी 2025 को 5.80 लाख बीमा पॉलिसियां बेच करके गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाया है। ठीक है, LIC ने। अगला है पंचशूल पल्स। तो पंचशूल पल्स क्या है? भारतीय सेना द्वारा उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले पिथौरागढ़ में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन 88.4 FM रेडियो पंचशूल प्लस का प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा। कहाँ पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, 88.4 FM रेडियो पंचशूल पल्स। इसका उद्घाटन मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेनगुप्ता द्वारा किया गया और इसकी टैगलाइन है हिल से दिल तक। पंचशूल पल्स की टैगलाइन है हिल से दिल तक। यह पहल भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के साथ संरेखित है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत जो सीमावर्ती जिले हैं उनके विकास पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो सीमावर्ती गांव हैं उनके विकास पर सरकार ध्यान देती है। तो इसके अंतर्गत इस पंचशूल पल्स को प्रारंभ किया गया है भारतीय सेना द्वारा। अगला है भारत का पहला D9 9000 HP इलेक्ट्रिक इंजन। ये जर्मन कंपनी सीमेंस मोबिलिटी द्वारा निर्मित किया गया है और इसका निर्माण सीमेंस के नासिक, औरंगाबाद और मुंबई संयंत्रों में किया गया तथा अंतिम असेंबली है वो दाहोद स्थित भारतीय रेलवे के कारखाने में की गई। ठीक है, कहाँ की गई? दाहोद स्थित भारतीय रेलवे के कारखाने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई को गुजरात के दाहोद में भारतीय रेलवे और देश के पहले 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोडक्शन प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया, जो दाहोद में स्थित है। भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोडक्शन प्लांट कहाँ स्थित है? दाहोद, गुजरात में। जनवरी 2023 में सीमेंस ने भारत में माल ढुलाई के लिए 1200 9000 HP इलेक्ट्रिक इंजनों की आपूर्ति, ठीक है,
और सेवा के लिए भारतीय रेलवे के साथ 3.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। सीमेंस जर्मन कंपनी है, उसके द्वारा इंजन बनाए जाएंगे भारत में। ठीक है, 1200 इंजनों का ऑर्डर है उसके पास। ठीक है, और 1200 इंजनों में से प्रत्येक की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी अधिकतम गति है इस इंजन की। और ये 5800 टन की ढुलाई क्षमता वाले इन इंजनों को भारत के विशाल रेल नेटवर्क में कुशलतापूर्वक माल परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, मालगाड़ियों में इनका उपयोग किया जाएगा। अगला है मनोरमा सुंकारा वर्दी रेड्डी। तो CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी IICT की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक मनोरमा सुंकारा वर्दी रेड्डी को परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा राजा रमन्ना चेयर से सम्मानित किया गया है। इस पद का कार्यकाल 3 साल का है और वह CSIR IICT में शामिल होंगे। तो जो मनोरमा सुंकारा वर्दी रेड्डी हैं, उन्होंने रासायनिक सेंसर परमाणु रिएक्टरों के लिए कम तापमान पर हाइड्रोजन सल्फाइड का पता लगाना, हाइड्रोजन गैस के लिए और ऑक्सीजन से वंचित क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों की सुरक्षा के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर, इनके ऊपर शोध किया है, इनका विकास किया है। और नैनो मटेरियल है, उसमें भी इनका महत्वपूर्ण शोध है। ठीक है, तो मनोरमा सुंकारा वर्दी रेड्डी को परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा राजा रमन्ना चेयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर समीर वी कामत। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत की सेवा में 1 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है। ये विस्तार 1 जून 2025 से 31 मई 2026 तक या अगले आदेश तक या जो भी पहले हो तक रहेगा। तो DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय प्रेस परिषद में सदस्यों का नामांकन। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के 3 सदस्यों को भारतीय प्रेस परिषद के लिए नामित किया है। और वो कौन कौन है? संबित पात्रा बीजेपी से हैं, नरेश महस्के ये शिवसेना से हैं और कालीचरण मुंडा ये कांग्रेस से हैं। इनको भारतीय प्रेस परिषद में नामित किया गया है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। इससे पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भाजपा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी और बरजलाल को भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया था। ये तीनों लोकसभा से हैं, संबित पात्रा, नरेश महस्के और कालीचरण मुंडा। ठीक है, और राज्यसभा से सुधांशु त्रिवेदी और बरजलाल को भारतीय प्रेस परिषद में नामांकित किया गया था। भारतीय प्रेस परिषद है वो प्रिंट मीडिया के लिए अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक है, प्रिंट मीडिया की देखरेख करती है। नेक्स्ट है बायोयुग। तो बायोयुग क्या है? ये बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड द्वारा मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में भारत के पहले औद्योगिक पैमाने के पॉलीलैक्टिक एसिड PLA बायोपॉलीमर ब्रांड बलरामपुर बायोयुग का आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये भारत का पहला औद्योगिक पैमाने का पॉलीलैक्टिक एसिड बायोपॉलीमर ब्रांड बलरामपुर बायोयुग है। ठीक है, पॉलीलैक्टिक एसिड PLA है वो पॉलीलैक्टिक एसिड PLA बायोपॉलीमर है, वो एक बायोप्लास्टिक है। ठीक है, और इसका उत्पादन वर्तमान में कुंभी उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, वहां पर इसके लिए प्लांट लगाया जा रहा है। और ये भारत का पहला औद्योगिक जैव प्लास्टिक संयंत्र होगा। कहां पर? उत्तर प्रदेश के कुंभी में। ये भारत का पहला औद्योगिक जैव प्लास्टिक संयंत्र होगा। ठीक है, यह संयंत्र 100% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके गन्ने को PLA में परिवर्तित करेगा। ठीक है, और भारत की वर्तमान SUP सिंगल यूज प्लास्टिक खपत है और इससे संबंधित अनुप्रयोगों में से अधिकांश को PLA और PLA यौगिकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह। ठीक है, एक बायोप्लास्टिक है और एक गन्ने से तैयार होता है। ठीक है, अगला है टाइम पत्रिका की 2025 की परोपकार के क्षेत्र में 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची। टाइम पत्रिका ने 2025 की परोपकार के क्षेत्र में 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है। उसमें भारत से मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, विप्रो के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेमजी और जीरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत को शामिल किया गया है। तो भारत से कौन कौन शामिल है? मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, अजीम प्रेमजी और निखिल कामत, ये 4 लोग इसमें शामिल हैं। अगला है इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स तथा भारतीय रोइंग फेडरेशन के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये किसके लिए हुए हैं? वर्ष 2026 में नागोया एशियाई खेलों में भाग लेने वाली भारतीय महिला रोइंग टीम को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए।
इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स तथा भारतीय रोइंग फेडरेशन के मध्य समझौता हुआ है। अगला है कामिरीता शेरपा। तो कामिरीता शेरपा कौन है? तो नेपाली शेरपा है कामिरीता, जिन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो पिछला रिकॉर्ड था वो भी कामिरीता शेरपा के नाम था, और ये 31वीं बार चढ़े हैं अब की बार। ठीक है, और हाल ही में ब्रिटिश पर्वतारोही केंटन कोल ने 19वीं बार गैर शेरपा के रूप में सर्वाधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ाई का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तो जो गैर शेरपा हैं वो तो सर्वाधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हैं केंटन कोल, ये ब्रिटेन के पर्वतारोही हैं, और जो शेरपा हैं उनमें है कामिरेता शेरपा। ओवरऑल भी हैं वो कामिरेता शेरपा ही हैं, 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके। नेक्स्ट है महेंद्र गुर्जर। तो भारत के महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में नोटविल विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों की भाला फेंक F42 श्रेणी में 61.17 मीटर भाला फेंक करके विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में? F42 में। ठीक है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है और गोल्ड जीता है महेंद्र गुर्जर ने। नेक्स्ट है जो रूट ने सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाए। टेस्ट में सबसे फास्ट 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? जो रूट। इन्होंने 153 टेस्ट की 279 पारियों में 13,000 टेस्ट रन बनाए और ये सबसे फास्ट है। 13,000 टेस्ट रन नोटिंगहम के ट्रेंट ब्रिज में जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाए हैं इन्होंने। नोटिंगहम के ट्रेंट ब्रिज में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच था तो उसमें बनाए हैं, और ये ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। तो ये आंकड़ा छूने वाले एकमात्र ब्रिटिश खिलाड़ी और विश्व के 5वें खिलाड़ी हैं। 13,000 टेस्ट में 13,000 रन बनाने वाले ब्रिटेन के पहले खिलाड़ी और विश्व के 5वें खिलाड़ी हैं, और सबसे फास्ट 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, सब पहले खिलाड़ी हैं जो रूट। ठीक है, नेक्स्ट है अनिल कुंबले। तो कर्नाटक के वन और वन्य जीव राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, कर्नाटक के वन और वन्य जीव राजदूत के रूप में अनिल कुंबले को नामित किया गया है। अगला है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। ये बुक है श्रीनाथ राघवन की बुक है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये श्रीनाथ राघवन की बुक है। नेक्स्ट है टेस्टेड। तो ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पैट कमिंस की पुस्तक है टेस्टेड। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं पैट कमिंस, उनकी पुस्तक है टेस्टेड। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ। तो ये भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा की पुस्तक है द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ। ठीक है, तो क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा है उनकी पत्नी की पुस्तक है। टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री। तो ये टिम विगमोर की पुस्तक है टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री, ये टिम विगमोर की पुस्तक है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। तो ये खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण था और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो 19 से 24 मई तक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में आयोजित किया गया। ठीक है, और इसमें 6 पदक खेल, पैनकेक सिलाट, बीच सॉकर, सेपक टकरा, बीच कबड्डी, बीच वॉलीबॉल और ओपन वाटर तैराकी शामिल थे, और 2 प्रदर्शन खेल। ठीक है, ये पदक खेल थे, पदक इन 6 खेलों में दिए गए हैं, और ये गैर पदक खेल थे, प्रदर्शन खेल थे रस्साकसी और मलखंभ। ठीक है, और खेलो इंडिया बीच गेम्स का जो शुभंकर है वो पल था। ठीक है, पल, ये पल क्या है? ये नागोआ समुद्र तट पर पाई जाने वाली एक डॉल्फिन है, ये है पल, तो ये इसका शुभंकर था। अब इसकी पदक तालिका देख लेते हैं। तो पदक तालिका में मणिपुर 14 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर नागालैंड, चौथे पर हरियाणा। ठीक है, और 5वें पर जम्मू और कश्मीर रहा है। 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर, नागालैंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर हैं। इन्होंने पांचों ने 5-5 स्वर्ण पदक जीते और बराबरी पर रहे। ठीक है, तो विजेता का फैसला है वो रजत पदकों के आधार पर किया गया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा एक एक रजत पदक के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर रहे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा ने गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी बराबर जीता। ठीक है, 5-5 गोल्ड और 1-1 सिल्वर, तो ये चौथे स्थान पर संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर रहे। राजस्थान कुल 6 पदकों के साथ 1 रजत और 5 कांसे के साथ पदक तालिका में 19वें स्थान पर रहा।
तो राजस्थान ने टोटल 6 पदक जीते, 1 रजत और 5 कांस्य, और ये पदक तालिका में 19वें स्थान पर रहा। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।